काली प्रेग्नेंट बहू की चालाक सास। जानकी को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड होता है, जिस वजह से वह अपने सामने किसी भी काले इंसान को देखती थी तो मुंह बना लेती थी। लेकिन जानकी का बेटा श्याम का स्वभाव उसकी माँ से बिल्कुल अलग होता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ तो मैं रात में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। कौन से दोस्त श्याम? माँ, दो ही तो दोस्त है मेरे, अजय और विजय। उन्हीं के साथ घूमने जा रहा हूँ। तुम उन दो काले लड़कों के साथ घूमने जा रहे हो? तुम्हें पता है ना वो कितने ज्यादा काले हैं। अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारा ये गोरा रंग भी काला हो जाएगा। तुम उन लोगों के साथ कहीं नहीं जाओगे। अब ये कैसी बात कर रही हैं? अगर मैं उन लोगों के साथ रहूंगा तो मेरा रंग कैसे काला हो जाएगा? आप पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इतनी गंवार वाली बातें कैसे कर सकती हैं? मैं तेरी माँ हूँ। तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। जितना बोला है उतना कर। अगर तू उन लोगों के साथ घूमने गया तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर श्याम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। श्याम चुपचाप से अपने कमरे में चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। श्याम एक दिन किसी काम से बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर श्याम को उस लड़की से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। जिसके बाद श्याम हर रोज उस लड़की का पीछा करता है और उससे बात करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है। मैम, ये रुमाल आपका है क्या? नहीं, ये रुमाल मेरा नहीं है। सॉरी, मुझे लगा कि आपका है। कोई बात नहीं। राधा को भी श्याम का बिहेवियर पसंद आने लगता है और ये दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ श्याम, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। राधा का जवाब सुनकर श्याम बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। जिसके बाद श्याम राधा को अपने घर लेकर आता है। राधा और श्याम को ऐसे देखकर जानकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। श्याम, ये तूने क्या कर दिया? तू एक काली लड़की को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया। तुझे पता है ना, मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तू काली लड़की को ही अपनी पत्नी बनाकर ले आया। अब समाज क्या कहेगा? पूरा मोहल्ला मेरे पर थू थू करेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू इस लड़की को जहाँ से लेकर आया है वहीं जाकर छोड़ दे, वरना तुझे इस जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं माँ, मुझे इस जायदाद का एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं अपनी राधा के साथ सूखी रोटी खाकर भी खुश रह लूंगा। आपको आपकी जायदाद मुबारक हो। चलो राधा, हम यहाँ से चलते हैं। अपने इकलौते बेटे की ऐसी बात सुनकर जानकी डर जाती है, जिसके बाद जानकी मन ही मन सोचती है, श्याम मुझे छोड़कर चला गया तो मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा? मैं श्याम को ऐसे नहीं जाने दे सकती। अभी तो मैं इसकी शादी को मंजूर कर लेती हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं इस लड़की को ये घर छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। जिसके बाद जानकी शादी को मंजूर करने का झूठा नाटक करने लगती है और वो अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और घर में सबको पता चल जाता है कि राधा प्रेग्नेंट है। राधा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर श्याम को बहुत खुशी होती है, लेकिन जानकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे राम, ये क्या हो गया? मैं तो इस काली लड़की को अपने घर और अपने बेटे की जिंदगी से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तो इसका बच्चा भी आने वाला है। अब मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहती मेरे घर का वंश काला पैदा हो। मैं इस बच्चे को पैदा होने ही नहीं दूंगी। माँ, आपने सुना मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। भगवान करे तेरी खुशियों को किसी की भी नजर ना लगे। जानकी बच्चे को गिराने के लिए राधा को एबॉर्शन पिल्स लाकर देती है। राधा बहू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये विटामिन की टैबलेट लेकर आई हूँ। इसे खा लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। ठीक है माँ जी, मैं इसे खा लेती हूँ। आप सच में मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी इतनी अच्छी सास मिली है। राधा वो टैबलेट खा लेती है, जिसके बाद राधा को रात भर पेट में दर्द रहता है। राधा को इतना दर्द होता देखकर श्याम जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर, देखिए ना, मेरी पत्नी को क्या हुआ? वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप रुकिए, मैं अभी उसका चेकअप करता हूँ। डॉक्टर जल्दी से राधा को अंदर लेकर जाता है, उसका चेकअप करता है, जिसके बाद वो श्याम को आकर सारी बातें बताता है। देखिए मिस्टर श्याम, अभी तो आपकी पत्नी और बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद उन्होंने कोई ऐसी टैबलेट खाई है जिससे इनके बच्चे को खतरा हो सकता था। तो आप प्लीज इनकी दवाइयों पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर ये गलती दोबारा हुई तो शायद इनके बच्चे को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। श्याम डॉक्टर की बात सुनकर डर जाता है, जिसके बाद श्याम अब राधा का और भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने लगता है, जिसे देखकर जानकी को काफी तकलीफ होती है। जानकी अब राधा के बच्चे को गिराने का एक नया प्लान बनाती है। वो सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है
ये सोचकर कि राधा फिसल कर नीचे गिर जाएगी और उसका बच्चा खुद ब खुद मर जाएगा। अब देखती हूँ ये काली कैसे अपने काले बच्चे को जन्म देती है। आज तो तेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जानकी इतना कहकर सीढ़ियों के पीछे छुप जाती है। ऊपर से आ रही राधा को सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल नहीं दिखता, जिससे राधा उन सीढ़ियों पर पैर रखती है और फिसल कर नीचे गिर जाती है। राधा की आवाज सुनकर श्याम उसके पास आता है और डॉक्टर को जल्दी से घर पर बुलाता है। डॉक्टर देखिए, मेरी पत्नी ठीक तो है ना, और उसका बच्चा? न जाने मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई हादसा इसके साथ होता ही रहता है। मिस्टर श्याम, भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि आपकी पत्नी पेट के बल नहीं पीठ के बल गिरी है। अगर आपकी पत्नी पेट के बल गिरती ना, तो मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाता, और शायद आपकी पत्नी कभी दोबारा माँ भी नहीं बन पाती। देखिए, इनकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए। अपना ये प्लान फेल होता देखकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और राधा की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। राधा को लेबर पेन शुरू हो जाता है और शाम के घर पर ना होने की वजह से राधा जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। दूर खड़ी जानकी ये सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। लेकिन जानकी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है, वैसे ही फिसल कर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अपनी सास के साथ ऐसा होता देखकर दर्द में भी राधा एम्बुलेंस को कॉल करती है और अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ एक तरफ राधा की डिलीवरी की जाती है तो वहीं दूसरी तरफ जानकी का इलाज किया जाता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी और माँ ठीक तो है ना? फिक्र मत कीजिए, आपकी माँ और पत्नी बिल्कुल ठीक है। आपकी माँ को होश आ गया है और आपकी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। आप चाहें तो उनसे जाकर मिल सकते हैं। आपको अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आज आपकी पत्नी नहीं होती ना, तो आपकी माँ को बचाना बहुत मुश्किल था। अगर उन्हें लाने में जरा सी भी देरी हो जाती तो मामला बहुत बिगड़ सकता था। जानकी को जैसे ही ये सब बातों का पता चलता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के पास जाती है और राधा से माफी मांगती है। राधा बहू, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरे काले रंग की वजह से मैं तुझसे नफरत करती थी, और जब मुझे पता चला कि तू प्रेग्नेंट है, तेरे बच्चे को मैंने मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार तेरा बच्चा बच जाता था। अगर मैं तेरे बच्चे को मार देती तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। भगवान ने मुझे ये पाप करने से रोक दिया। माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हर इंसान को उसके जीवन में सुधरने का दूसरा मौका मिलना चाहिए। राधा जानकी को माफ कर देती है, जिसके बाद जानकी पूरी तरह से सुधर जाती है और अपने बहू, बेटे और पोते के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रश्मि अपने 2 बेटों, एक बहू और पति के साथ रहती थी। लीना की शादी हुए पूरे 3 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे मां बनने की खुशखबरी नहीं मिल सकी थी। एक दिन रश्मि लीना को लेकर अस्पताल में उसका चेकअप कराने गई। बहू, तू चिंता मत कर। देखना, यहाँ से इलाज करवाने के बाद तुझे औलाद का सुख भी मिल ही जाएगा। काश आपका कहा सच हो जाए सासू माँ। जरूर होगा। दोनों सास बहू अस्पताल में बैठी हुई अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी कि तभी पेशेंट नंबर 102, आ जाइए। चल बहू, अब हमारा ही नंबर है। रश्मि अपनी बहू लीना को लेकर डॉक्टर के पास चली गई, जहां डॉक्टर ने लीना से उसकी परेशानी को जानकर चेकअप करना शुरू किया। और कुछ देर में चेकअप पूरा होने के बाद, बोलिए डॉक्टर, क्या आपको समझ आया कि मेरी बहू माँ क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, सारे चेकअप्स कराने के बाद मुझे पता चला है कि आपकी बहू को शायद बचपन में कोई गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से अंदर का एक पार्ट डैमेज हो गया है। क्या बहू, क्या ऐसा कुछ हुआ था? एक बार मेरा पाँव सीढ़ियों से फिसला था, जिससे मेरे हाथ में भी मोच आ गई थी। अब वजह तो कोई भी हो, लेकिन ऐसी चोट को रिपेयर करना लगभग नामुमकिन है। रश्मि निराश मन से अपनी बहू को घर वापस लेकर आ गई। अब उन्हें बस भगवान के किसी करिश्मे का इंतजार था, क्योंकि दुनिया वालों से लगाई हुई सभी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से दिन बीतते गए और अब रश्मि ने अपने छोटे बेटे की शादी भी करा दी। अरे बहू, दिया बहू। जी माँ। बहू, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो आज तू पौधों को पानी दे दे। जी माँ। दिया ने पानी से हजारा भरा और वो तेज धूप में पौधों को पानी देने चली गई। दिया बस पानी दे ही रही थी कि अचानक से उसका जी मिचलाने लगा और वो भागती हुई सीधे बाथरूम में गई और वहां जाकर उल्टी करने लगी। ये देखकर रश्मि के शरीर में अचानक से जान सी आ गई। बहू, 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 तू यहाँ आ। तू बस आराम कर। लेकिन क्यों माँ जी? मैं अब ठीक हूँ। शायद गर्मी की वजह से मेरा जी मिचला गया होगा।
लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ज्यादा बात मत कर। बहू, लीला बहू, अरे जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। ये सब क्या है माँ जी? मैं बताती हूँ। बहू, इतने सालों का मेरा तजुर्बा है, तू माँ बनने वाली है। ये सुनते ही दिया खुशी से उछल पड़ी। रश्मि ने सभी के तसल्ली के लिए दिया का चेकअप भी करवाया और अब दिया गर्भवती हो चुकी थी। लीला बहू, देख तेरी देवरानी प्रेग्नेंट है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पोता या पोती बिल्कुल तंदुरुस्त हो। जी माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। लीना को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो दिया के लिए काफी खुश थी। लीना ने अपने पूरे जी जान से दिया की सेवा की और उसे एक दिन का भी इधर से उधर नहीं करने दिया। इसी तरह से 9 महीने पूरे हो गए और दिया ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। सभी घर में लक्ष्मी के आने से बहुत ज्यादा खुश थे। लीना को भी बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए वो दिया की बेटी को पूरा पूरा दिन खिलाती रहती थी। लेकिन एक दिन, दिया, दिया देखो तो मैं मुन्नी के लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या बात है जेठानी जी, क्यों चिल्लाए जा रही हो? ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो तो मैंने अपने हाथों से मुन्नी के लिए ड्रेस सिली है। कहाँ है वो? मुझे उसे पहनाकर देखनी है। लीना ऐसा बोलकर दिया के कमरे में जाने लगी कि तभी दिया ने उसे रोक लिया। जेठानी जी, अच्छा होगा कि आप अब मेरी बच्ची से दूर रहो। क्यों? तुम्हें अचानक क्या हुआ? मैंने मेरी माँ के मुंह से सुना है, ऐसे बांझ बेसंतान औरतों से छोटे बच्चों को दूर ही रखना चाहिए, वरना उनकी काली नजर बच्चों को लग जाती है। ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? दिया, माना कि मुन्नी को जन्म देने वाली तुम हो, लेकिन प्यार मैं भी उससे तुम्हारे बराबर ही करती हूँ। मैं कभी भी उसका बुरा नहीं चाहूंगी। वो जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी है। चुप करिए आप, मेरी बेटी बस मेरी है। आप खुद तो कभी माँ नहीं बन सकती हो, तो मेरी बेटी को अपनी कहने चली आई। देखिए जेठानी जी, मैंने आपसे बोल दिया है, आप जितना मेरी बच्ची से दूर रहोगी उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। दिया ने ऐसा बोलकर लीना के हाथों से उसकी सिली हुई फ्रॉक को छीन लिया और दूर फेंक दिया। अगर ज्यादा कपड़े बना बनाकर पहनाने का शौक है तो अपने लिए गुड़िया मंगा लीजिए। दिया ने जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी लीना आंखों में आंसू लिए अपने घर के कामों में लग गई। जरूरी तो नहीं कि अगर बच्चा अपनी कोख से जन्म दिया हुआ ना हो तो वो हमारा नहीं हो सकता। मेरी देवरानी को अचानक क्या हो गया है? माँ, मुझे बच्चे बेपनाह पसंद है और तूने मुझे ही बेसंतान छोड़ दिया। माँ, मैं तुझसे शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुझसे अपने लिए भी एक संतान मांगूंगी। माँ, मुझे भी माँ बनने का सुख दे दे। लीना रोते हुए माँ दुर्गा को पुकार रही थी। कुछ देर बाद दिया मुन्नी को गोद में लेकर नीचे आई। मम्मी जी, सासू माँ, आप कुछ दिन मुन्नी को संभाल लीजिए, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। ठीक है, आजा मुन्नी मेरी बच्ची। और हाँ माँ, मुन्नी को जेठानी जी से दूर ही रखना। जानती हूँ तो बेफिक्र होकर जा, मैं मुन्नी पर उस मनहूस का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। दिया मुन्नी को रश्मि को देकर चली गई। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। रश्मि मुन्नी को खिला रही थी और लीना बेचारी दूर से ही उन्हें देख रही थी। इसी तरह कुछ देर हो गई और रश्मि मुन्नी के हाथ में झुंझुना देखकर वहां से चली गई। लीना मुन्नी को अकेला देखकर खुद को रोक नहीं सकी और उसने जाकर उसे गोद में उठा लिया। मुन्नी, मैंने तुझे बहुत याद किया। अभी लीना को उसे गोद में उठाए कुछ ही देर हुई थी कि तभी दिया आ गई और उसने उन्हें देख लिया। बांझ औरत, अरे छोड़ मेरी बेटी को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ हाँ, क्या हुआ? मम्मी जी, आपने मेरी मुन्नी को अकेला क्यों छोड़ा? क्या हुआ बहू? इससे पहले दिया कुछ बोलती लीना सिसकियां लेकर रोने लगी। अगर मैं माँ नहीं बन सकती हूँ तो कम से कम छोटे बच्चों को खिलाने की खुशी तो मुझसे मत छीनो। मैं भी मुन्नी को बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी भी उसका बुरा नहीं चाहूंगी। दिया, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मेरा साया मुन्नी के लिए अशुभ है? सोचो, अगर मेरी जगह आज यहाँ तुम खड़ी होती तो तुम्हें कैसा लगता? लीना की बात सुनकर दोनों सास बहू शांत हो गए। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैं बहुत गलत कर रही थी। मुझे भी माफ कर दे बहू। घर में बहुत समय बाद कोई नन्हा मेहमान आया था तो बस हम दोनों ही अंधविश्वास में आ गए, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। अब सभी की सोच बदल चुकी थी। बहू, लेकिन तू चिंता मत कर,
माँ दुर्गा ने चाहा तो तुझे भी औलाद का सुख जरूर मिलेगा। बस तू उस पर यकीन रखना। कल तू मेरे साथ फिर से अस्पताल चलना। अगली सुबह रश्मि लीना को अस्पताल ले गई और वहां से उसका इलाज शुरू करवाया। देखिए, इतने साल पुरानी चोट को ठीक करना लगभग असंभव है, लेकिन मैं कोशिश फिर भी जरूर करूंगा। कुछ दिनों तक लीना ने माँ दुर्गा का नाम लेकर दवाई खाई और 3 महीने बाद अब उसे रश्मि वापस अस्पताल लेकर पहुंची। ये तो कमाल हो गया, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। सच? ये खबर सुनते ही पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। रश्मि ने घर आकर लीना की आरती उतारी और पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बांटी। ये सब देखकर लीना की आंखों में आंसू आ गए और कुछ समय बाद उसे भी संतान मिल गई।